हाँ बिल्कुल कीजिए सर। तो 8 मिनट महाराज म्यूजिक चेक करना कैसा। Yes, you are live on Facebook. Start करो। ओके Good. चक्कर हिमालयन पर। हाँ नमस्कार। नमस्कार आज नमस्कार। आप सभी का हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन के इस व्याख्यान में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सप्ताह से हम कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के शैव दर्शन के ऊपर, उसके साथ साथ कश्मीर के विभिन्न आयामों पर, जिसमें जनसंहार की बात भी हुई, कश्मीरी पंडितों की इस पर बात की। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उसको दूसरी श्रेणी में ले जाते हुए, दूसरे स्तर पर ले जाते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि कश्मीर की प्लेस कॉन्शियसनेस, उसके शैवत्व को, उसका खंडन करने में तंत्र का, राजतंत्र का कितना हाथ रहा और किस तरह से खंडित किया गया कश्मीर की प्लेस कॉन्शियसनेस को जेनोसाइडल एट्रिशन से, और किस तरह से ये सबवर्शन राजतंत्र ही नहीं विभिन्न कार्यकलापों में आगे अग्रसर हुआ और अशिव को प्रधानता मिली। इसी संदर्भ में आज का जो हमारा टाइटल है, जो ऊपर पूरा हमारा बिल्कुल केंद्र बिंदु रहेगा हमारी इस चर्चा का, वो है पर्सपेक्टिव फ्रॉम कश्मीर, रोल ऑफ स्टेट इन इरोजन ऑफ प्लेस। इस विषय को अगर हम देखें, यह बहुआयामी विषय है, लेकिन इसके संदर्भ में कई चीजें हैं। किस तरह से चेतना कश्मीर की खंडित की गई और किस तरीके से ये केवल कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत को अपनी चपेट में ले रही है, जिसको हम कहते हैं कि इंडियन स्टेट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन नेशन, डिसंस्कृताइजेशन की प्रोसेस। इस विषय पर आज बात करने के लिए हमारे समक्ष, जिन्हें हम एक ओरिजिनल थिंकर मानते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए। अरे क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, ऐसा मत करो। डॉक्टर दिलीप कुमार कोल जी, जो हमारे मित्र भी हैं और बड़े भाई भी हैं, हम उन्हें दोनों तरीके से देख सकते हैं, लेकिन दिलीप जी एक ओरिजिनल थिंकर हैं। इस पूरे प्लेस कॉन्शियसनेस को वो किस परिदृश्य में देखते हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार कोल जी इन आयामों को छूते हुए एक नई चेतना, जिसको हम कहते हैं कि अशिव को कैसे शिव समाप्त करता है, और जिससे हम इस जेनोसाइडल एट्रिशन को खत्म करके जिस कश्मीर की चेतना को हमें जगाना है, जिससे हम एक भारत को भी संस्कृत भारत बनाना है, जिसका पूरा खंडन हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ, बिना कोई समय नष्ट किए हुए, मैं आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार कोल जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं, आपने जो अभी एक वाक्य बोला, गुरु प्रोफेसर मोहन कृष्ण टेंग जी ने कहा था कि इंडियन स्टेट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद इट्स सिविलाइजेशन, तो मैं उनकी बात को थोड़ा आगे ले जाऊंगा। हम उनके बच्चे ही हैं, वो देख रहे होंगे ऊपर आकाश से। तो ये ऐसा है नहीं कि इंडियन स्टेट इंडियन सिविलाइजेशन से कॉन्फ्लिक्ट में है, बिल्कुल नहीं है। इंडियन स्टेट इंडियन सिविलाइजेशन को दबा के चलता है, दबा के। कॉन्फ्लिक्ट तो दोनों आमने सामने खड़े हैं, आमने सामने खड़े ही नहीं हैं। इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स पर सिविलाइजेशन को और प्लेस को, प्लेस की जो सिविलाइजेशन एक मीनिंग से बनी हुई, प्लेस के मीनिंग से बनी हुई कंटिन्यूटी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इंडियन स्टेट इस सिविलाइजेशन को चल के आगे बढ़ता है। अभी मैं अपने इमीडिएट पर्सपेक्टिव से कुछ समय पहले का एक संदर्भ आपको देना चाहूंगा। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जम्मू आए थे। जम्मू वालों ने कुछ शिकायत की कि भाई साहब, हमें आप जम्मू को बिल्कुल कुचला दबाया जा रहा है, तो इसलिए तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो माननीय अमित शाह जी ने कहा था, वोट आपको देना पड़ेगा क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं। तो जम्मू की स्थानीय प्लेस को जो इरोजन रोहिंग्या से कश्मीर की डोमिनेंस से हो रहा था, उसकी बात जब की गई तो उन्होंने कहा हम वोट नहीं देंगे। नहीं देना चाहिए था उन्हें, क्योंकि उनकी अपनी शिकायतें थी। जनतंत्र यही है
कि हम जी आपको वोट नहीं देंगे अगर आप हमारा ये नहीं करेंगे। तो अमित शाह जी ने कहा क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं आपको हमें वोट देना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो आप बताइए, जम्मू की प्लेस कॉन्शियसनेस को एड्रेस किए बिना उन्होंने कहा कि आपको वोट देना पड़ेगा, क्योंकि वोट राजनीति है, वोट पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स पर प्लेस को सैक्रिफाइस किया जाए, हम आपके प्लेस के, उसकी कॉन्शियसनेस के, उसके इरोजन को हम ये बिल्कुल एड्रेस नहीं करेंगे। आपको हमें वोट देना ही पड़ेगा क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं। और राष्ट्रवादी क्या है ये क्लियर अभी भी नहीं हुआ कि राष्ट्रवाद क्या है। क्या राष्ट्रवाद प्लेस का कॉन्शियसनेस है? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र, अभी राष्ट्र को पॉलिटिकल नेशन माना जाता है। और हम जब एग्जिस्टेंस में आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जिस्टेंस में आता है, संविधान से एग्जिस्टेंस में आता है। और ये जो सरकार है ये संविधान की कसम खाती है। हर सरकार, यही सरकार नहीं खाती है, हर सरकार ने संविधान की कसम खाई है। तो संविधान पॉलिटिक्स का, स्टेट का एक रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन है। हालांकि कहा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया है, लेकिन असल में ये एक पॉलिटिकल क्लास संविधान बनाता है। और भारत का संविधान भी एक पॉलिटिकल क्लास ने बनाया है, क्योंकि भारत की कॉन्शियसनेस उस संविधान में नहीं है। अब संविधान में कॉन्शियसनेस कैसे नहीं है, वो प्लेस उसमें कैसे नहीं है और कैसे है, ये पहले देखना जरूरी है, इससे पहले कि हम कश्मीर की कॉन्शियसनेस पर आए। क्योंकि कश्मीर की कॉन्शियसनेस इंडिया की कॉन्शियसनेस का ही एक मतलब मैं कहूंगा कि इंडिया की कॉन्शियसनेस कश्मीर की कॉन्शियसनेस की एक्सटेंशन है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये है, इंडिया इज कश्मीर, ये मैं कहना चाहूंगा। लेकिन इंडिया में, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया एज प्लेस का एक्सप्रेशन क्या है, ये मिलता है आपको आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या है? वी इंडिया दैट इज भारत विल बी ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टेट्स, इस तरह का कुछ है। इंडिया दैट इज भारत, ये सेंटेंस प्लेस को इनकॉर्पोरेट करता है। प्लेस का कंसेप्शन उन लोगों का क्या था कि इंडिया दैट इज भारत। हालांकि कहा गया है कि इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, इंडिया दैट इज भारत की किताबें भरी हुई हैं इसके एक्सप्रेशन से, लेकिन इसको क्रिकेट किया गया है अपनी मक्कारी को, अपने पाखंड को छुपाने के लिए। आप इन दोनों वर्ड्स को कंटिन्यूटी में देखिए। भारत क्या है? भारत कब से है? भारत का वर्ड, भारतवर्ष का वर्ड कब से है? ये महाराजा भरत से जोड़ा जाता है। महाराजा भरत ने अफगानिस्तान, रूस तक सारा भारत को एक्सपेंड किया था। भारत में इंडिया का मिलिट्री माइट, पॉलिटिकल माइट और कल्चरल माइट दिखता है, क्योंकि महाराज भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। तो इसमें इंडिया का एक्सप्रेशन है, इंडिया की कंटिन्यूटी का एक्सप्रेशन। तो आपने इंडिया, इस कंटिन्यूटी के एक्सप्रेशन में इंडिया कब आया, इसकी चेतना में इंडिया कब आया? वो लगभग अंग्रेजों के आने के साथ आया। ये इंडिया वर्ड उसी के साथ साथ ही इंडियन कॉन्शियसनेस में आया। तो ये इंडिया का वर्ड है, इंडिया अंग्रेजी वर्ड है। और आप देखिए, आपने कॉन्शियसनेस को रिवर्स कर दिया। इंडिया दैट इज भारत, आपने कॉन्शियसनेस को रिवर्स कर दिया। आपने उस हजारों साल की, युगों की कंटिन्यूटी में एक पार्ट को फोरग्राउंड कर दिया। इंडिया उस लिखा हुआ है दैट इज भारत, इंडिया पहले है, भारत बाद में है। यानी इंडिया एक अंग्रेजी शब्द से वो दिखाना चाहते थे कि इंडिया मॉडर्न स्टेट है, और उसकी जो कंटिन्यूटी है वो उस मॉडर्निटी के, सो कॉल्ड मॉडर्निटी के, जो अंग्रेजी मॉडर्निटी है उसके सब है। ये पूरी नेहरू की कॉन्शियसनेस। नेहरू अंग्रेज थे बेसिकली, अपने एटीट्यूड में, अपने सारी चीजों में। अंग्रेजी उनकी जबरदस्त थी, मुझे उनकी अंग्रेजी बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। लेकिन उन्होंने इंडिया दैट इज भारत रखा, भारत दैट इज इंडिया रखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगर आपको दो नाम रखने थे तो भारत दैट इज इंडिया में एक कंटिन्यूटी का एक्सप्रेशन तो कम से कम है, आपने रिवर्स कर दिया उसको।
a part of the whole was foregrounded, और जो उस कंटिन्यूटी में बाद में आता है, so it was foregrounded. तो प्लेस का इरोजन इंडिया के एज ए प्लेस, उसके अर्थों का, उसके मीनिंग्स का इरोजन यहीं से शुरू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होता है. तो आप कैसे बचेंगे? आप तो बच ही नहीं सकते ना. तो अब देखिए, फिर शुरू होता है इसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ डिस्कनेक्शन. पॉलिटिक्स ऑफ डिस्कनेक्शन वाली बात है कि जो बाद में आए, तो उसके देखिए अब मुस्लिम इन्वेजन्स का हुए, वो इस भारत की कंटिन्यूटी में बाद में हुए, और उस कंटिन्यूटी ने, जो उस कंटिन्यूटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मुस्लिम कंटिन्यूटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने भारत को काट दिया. पाकिस्तान दोनों तरफ बन गया. तो आपने भारत इनहेरिट किया एज इरोडेड प्लेस. इंडिया दैट इज भारत. इसी सेंटेंस में, इसी फ्रेज में इंडिया का इरोजन है. आपने पाकिस्तान को अलग दे दिया. नेहरू जी ने कहा कि हम इनमें कुछ नहीं करेंगे, सोवरेन स्टेट. आपने उनकी सोवरेनिटी एक्सेप्ट की. तो पाकिस्तान एक अलग प्लेस बन गया, और इंडिया ने डिस्कनेक्ट कर दिया. नाउ पाकिस्तान इज एयर टाइट, वाटर टाइट. इंडिया मुदाखलत नहीं करेगा. आप और पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि वहां मुस्लिम बहुलता थी. अरे बनाइए, ठीक बात है. अब यहां इंडिया में कश्मीर है. कश्मीर शैव भूमि है. कश्मीर सती देश है, सती माता का अवतार है. कश्मीर की भूमि, वहां का मेन रिवर सती माता का अवतार है. ये कश्मीर की कॉन्शियसनेस है. लेकिन उसी कॉन्शियसनेस में जब इतिहास के प्रवाह में मुस्लिम इन्वेजन हुआ, तो मुस्लिम इन्वेजन ने उसको लील दिया, उसको ग्रस लिया. तो अब क्या हुआ? उसी आधार पर, उस ग्रसने के आधार पर कश्मीर एक मुस्लिम राज्य हो गया, जिसको नेहरू जी चाहते थे कि हम अपने पास रखें, पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि देखो भारत एक सहिष्णु देश है. पर भारत कितना सहिष्णु देश है, उसने अपने इरोजन को पहले ही स्वीकार कर लिया है. भारत इतना सहिष्णु देश है. तो कश्मीर की कॉन्शियसनेस तो यही सैक्रिफाइस हुई ना, जब आर्टिकल 370 लगाया गया. क्योंकि आर्टिकल 370 बेसिकली एक उपराष्ट्र, सब नेशन बनाता था, क्योंकि एक कम्युनिटी वहां डोमिनेट है. ये बिल्कुल, जिसको मेरे पिताजी जो जर्नलिस्ट थे, बड़े जर्नलिस्ट थे कश्मीर के, पंडित मक्खनलाल महू, तो वो कहते थे दिस इज इंडियन ब्रांड ऑफ पाकिस्तान. तो इंडियन ब्रांड ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, और कश्मीर के बेसिक कॉन्शियसनेस को इरोड कर दिया गया, जो कि इंडिया की पाकिस्तान ने पहले ही इरोड कर दी थी. और ये मैं विडंबना कहूंगा कि ये जो मीडिया में फोर फ्रंट पर पाकिस्तान के हिंदू एलिमेंट्स को लाने वाला एक मुसलमान था, तारिक फतेह, जिन्होंने लाहौर को बार बार लवकुश की भूमि कहा, लेकिन इंडियन किसी भी थिंकर ने इसको कभी भी फोरग्राउंड नहीं किया, कभी भी आगे नहीं लाया. पाकिस्तान एयर टाइट है. अब देखिए जो ये क्या है, वो आर्टिकल 30 है कि उसमें आप इन मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को वाटर टाइट बना देते हैं. आप उनमें मुदाखलत नहीं करेंगे, आप उनमें इंटरफियर नहीं करेंगे. आप इसी तरह से पाकिस्तान में भी इंटरफियर नहीं करेंगे. कश्मीर को आपने, देखिए चेतना कहां बनती है, इरोजन की चेतना में बता रहा हूं. आप मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में नहीं करेंगे, कश्मीर में आप इंटरफियर नहीं करेंगे, उनका अपना संविधान है. और देखिए संविधान एक पार्ट है, संविधान का एक पार्ट है आर्टिकल 370, और वो आर्टिकल 370 पूरे संविधान को रैंसम पर ले रहा है कि ये संविधान में नहीं मानता, हमारा अपना संविधान है. तो प्लेस इरोड हुआ कि नहीं? आपने तो इरोडेड कॉन्शियसनेस पर ही कश्मीर को बनाया है, और कश्मीर का जो कनेक्शन है आपने तो डिस्कनेक्ट कर दिया. ये तो अपना एक देश जैसा है, लेकिन पाकिस्तान और कश्मीर का कॉन्शियसनेस वाला कनेक्शन बना रहा. किस आधार पर? जिस आधार पर पाकिस्तान बना था, मुस्लिम डोमिनेंस पर. अब देखिए
कौन सी कॉन्शियसनेस वहां ये वर्क कर रही थी और इवॉल्व हो रही थी। शुरू से ही वहां से गीत ही वैसे ही बनते रहे। तो एक बार मतलब एक मशहूर कहानी है कि वीमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल थी मिसेस महमूद अहमद अली शाह, मिस महमूद अहमद अली शाह। तो उनके टीचर्स ने एक बार किसी शादी में गाना गाया था, किसी की शादी थी, तो उसमें गाया था पाकिस्तान गाजिया, क्योंकि कश्मीर में अक्सर गाया जाता था जब कोई दूल्हा आता था तो वो गाते थे पाकिस्तान का गाजी आया। तो उन्होंने कई लोगों को सस्पेंड कर दिया था उस बात पर, मिस महमूदा ने। तो ये पाकिस्तान गाजिया, पाकिस्तान की कॉन्शियसनेस शुरू से ही डोमिनेंट रही कश्मीर में, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था और वो इंस्पिरेशन था कश्मीर के लिए। और कश्मीर ने अभी हाल ही में, मतलब पिछले 30 वर्षों में जो किया, वो पूरे भारत में जिहादियों के लिए एक प्रेरणा रहा। तो क्या हुआ कि कश्मीर इरोड तो हो ही गया और ये इंडिया इरोड हो रहा इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जिहादियों की प्रेरणा जो है वो यहीं से हुई कि कश्मीर से इस समय उनको प्रेरणा मिल रही है। तो ये शिव की भूमि, शिव जो कल्याण रूप है, उसको तो हमारी राजसत्ता ने ही कॉन्स्टिट्यूशनली इरोड कर दिया था। तो मूल बात यही है, हमारा संविधान जो मूलता है वो हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी इंडिया की कॉन्शियसनेस, तो इंडिया इरोडेड कॉन्शियसनेस पहले से ही थी, अब कश्मीर को उसने धीरे धीरे इरोड किया, जिसके एक, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जब वजूद में आया तो वो इंडिया के लिए पहले एक रिस्क स्टेट बन गया। रिस्क, आपको हमेशा पाकिस्तान से रिस्क रहा है वो इंडिया में क्या करवाएगा। अब चाइना भी रिस्क स्टेट बन गया है, कम्युनिस्ट वाला रिस्क स्टेट। तो कश्मीर को उन्होंने रिस्क रीजन बना दिया इंडिया के लिए। 370 आर्टिकल एक रिस्क आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो आपने अपने लिए रिस्क क्रिएट किए हैं। रिस्क संविधान है, तो कश्मीर इरोड नहीं होगा कॉन्शियसनेस में, तो क्या इसके अनेक खतरनाक डायमेंशंस हमारे सामने आए। ये भस्मासुर बन गया है अपने लिए। तो कश्मीर की कॉन्शियसनेस को भारतीय संविधान में, इंडियन स्टेट जिस दिन से एग्जिस्टेंस में आया उस दिन से ही ये कॉन्शियसनेस इरोड हो गई थी। कश्मीर की कॉन्शियसनेस का इरोजन इंडियन स्टेट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ था। जी महेश जी। साउंड। हाँ दिलीप जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। आपने बड़ी सुंदरता से आपने कहा कि प्लेस कॉन्शियसनेस पर कैसे आपने बिल्कुल इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए था। जैसे कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे एक आर्टिफिशियल नेशन को, बिल्कुल इस्लामिक आर्टिफिशियल। नेशन को पैरिटी देने के लिए भारत की अखंडता ही नहीं, भारत की जिसको हम कहें कंटिन्यूटी को तोड़ा गया, भारत की कंटिन्यूटी को तोड़ा गया ताकि पाकिस्तान को परपेचुएट किया जाए। और उसके बाद बड़ी सुंदर बात, जैसे आपने कहा कि भारत की भूमि के अंदर, भारत के संविधान के अंतर्गत एक और पाकिस्तान का निर्माण, जो बाद में प्रोटोटाइप बना। भारत के अंदर कई निर्माण करना पाकिस्तान का, जिसे हम कहेंगे कि बैल्कनाइजेशन के, मैं तो उसको चिकन पॉक्स कहूंगा। एक चिकन पॉक्स एक जगह क्रिएट हुआ, वो पूरी भारत की बॉडी में फैलता गया, वो उसको कोई कंट्रोल नहीं हुआ। अब आज की डेट में अगर हम कहें, पहले तो हम ये कहते थे कि भाई जैसे राजतंत्र का डिस्कोर्स था, उग्रवाद आर पार से हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये हम समझते हैं। लेकिन अब जो हमारा शत्रु है, देश का शत्रु, वो समझ गया है कि ये हमारे लिए जमीन बना चुके हैं और हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इनकी जमीन पर आपकी और मेरी शक्ल में जो लोग हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके क्रॉस बॉर्डर, मतलब ये कॉस्ट बेनिफिट वॉर लॉन्च किया जाए। कोई मेरी शक्ल में, कोई शर्मा जी, कोई वर्मा जी,
और वो शर्मा वर्मा जी ही राक्षस का काम करेंगे, किसी अली मोहम्मद को, गुलाम नबी को काम करने की जरूरत नहीं। तो अब आप इस सबवर्सिव वॉर में आप देखिए, जिससे फिफ्थ कॉलम एक डेवलप हुआ, वो काम कर रहा है, बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं, जिनको हम जहादी कहते हैं ये तो हमारा काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में अब ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रवाद का बीज है, जिसको आप जो भी कह लीजिए, जैसे हमारा पलायन हुआ, ऐसे वे दिल्ली में भी अब हो रहा है। अब इस संदर्भ में ये जो फिफ्थ कॉलम है, जिनको हम बाउंटी हंटर भी कहते हैं, सबवर्सिव भी कहते हैं, और इनको जब वो तंत्र कैसे डील कर सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो फिफ्थ कॉलम है, अंदर से सबवर्शन कर रहा है, राजतंत्र के लिए छोड़ दीजिए, जो भारत का बीज है उसको ये नष्ट कैसे कर रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब हम कश्मीर के में देखेंगे कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर की कॉन्शियसनेस देखिए, अगर हम एक प्लेस बेस्ड पॉलिटिक्स को देखते हैं, तो पहले हमारे सामने होता है प्लेस ऑफ डिपेंडेंस। जिस प्लेस पर हम इमीडिएट डिपेंड करते हैं, एनवायरनमेंट है, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसेज हैं, तो इमीडिएट होता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की डीलिंग प्लेस के पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट होती है। आप एनवायरनमेंट को कैसे देखते हैं? तो एनवायरनमेंट को इस टेररिज्म में कैसे देखा गया? पेड़ बेच दिए गए गन्स खरीदने के लिए, ये भी बहुत बरस पहले की बात है। तो एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन में, पहले जो एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन हुआ, तो इसमें एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन में क्योंकि कश्मीर एक जनरली एक परपेचुएट किया जाता है एक इस्लामिक प्लेस के रूप में, कि वहां सारे मजहबी लोग हैं, लेकिन वहां साइंटिस्ट्स भी हैं, और साइंटिस्ट वार्न भी करते हैं, साइंटिस्ट वार्निंग भी देते हैं। और 2014 में जो फ्लड्स आए थे, वो जो कश्मीर का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग है, उसकी एक GIS लेबोरेटरी है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की लेबोरेटरी है, उसके 2 साइंटिस्ट थे, दोनों मुस्लिम थे। दोनों का, उनका नाम आप जानते ही नहीं होंगे, अक्सर कुछ अखबारों ने छापा था, लेकिन नाम था हुमायूं रशीद और गौहर नसीम। उन्होंने कहा था कि अंडरलाइन किए थे एनक्रोचमेंट्स बाय पीपल, कि उन्होंने वाटर चैनल्स को रोड्स में बनाया, वहां मकान बनाए, और जो नेचुरल एसेट्स लैंडस्केपिंग है श्रीनगर के, उनको बंद किया, तो यहां वाटर लॉगिंग हो सकती है और यह तबाही हो सकती है। उन्होंने किया, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स को भेजी। ये भेजी, उनके पास पहले से रिपोर्ट, कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अंदर कंपार्टमेंट वाटर टाइट है, आपको वहां इंटरफेयर ही नहीं करना है। स्टेट ने भी इंटरफेयर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और क्या हुआ? 2014 के फ्लड्स, सारा इस्लाम ध्वस्त, सारा इस्लामी डिस्कोर्स ध्वस्त। ये 2 बेचारे जो थे, हुमायूं रशीद और गौहर नसीम, इनकी बात नहीं सुनी गई, कश्मीर में तबाही मच गई, पूरा इंडियन सिस्टम लगा, एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर उतारे, उन पर पथराव किया गया, और कहीं भी हुमायूं रशीद और गौहर नसीम का नाम नहीं था, और उनकी रिपोर्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट में की रही। बड़ी रिपोर्ट उन्होंने भेजी थी। 2 थे बेचारे साइंटिस्ट, दोनों मुस्लिम थे। लेकिन आप देखिए, सोसाइटी साइंस को अपनी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से दी गई चेतावनी को इग्नोर करती है, उनको ध्यान ही नहीं देती। और जब अमरनाथ एजिटेशन हुआ था, उसमें लोगों ने आजहानी गिलानी साहब जो थे, टोट कश्मीर में, उन्होंने इकोलॉजिकल डिस्कोर्स दिया था कि ये अमरनाथ जो आता है, अमरनाथ जो यात्री पूरे भारत से आते हैं, अमरनाथ जो यात्री पूरे भारत से आते हैं, ये इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। तो आप बताइए, इकोलॉजिकल डिस्कोर्स उन्होंने अलगाववाद को स्ट्रेंथन करने का, अलगाववादी डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने जिसको पॉलिटिक्स ऑफ एंगेजमेंट विद इंडियन गवर्नमेंट है, उसमें इकोलॉजिकल डिस्कोर्स यूज किया। लेकिन अपने ही कम्युनिटी के साइंटिस्ट्स ने जो वार्निंग उनको इकोलॉजिकल बेसिस पर दी थी, उसको पूरी तरह से इग्नोर किया। ये भस्मासुरी सोसाइटी है, ये सोसाइटी अपने आप को खत्म कर रही है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इनके पास 20 साल से अधिक का टाइम नहीं है।
अब आप अपने ही लोगों की अवार्ड तो उनको मिलना चाहिए था। और आप मीडिया की बात करेंगे, मीडिया ने किसी को भी फोरग्राउंड नहीं किया, गौहर नसीम और हुमायूं रशीद को, नहीं इंडियन स्टेट ने किया। तो इंडियन स्टेट वहां कौन सा, अभी भी इंडियन स्टेट नहीं कर रहा है, तो इंडियन स्टेट 370 हटा के आपने क्या कर लिया? आप वहां की बेसिक साइंटिफिक जो माइंडसेट है, और वो है हर सोसाइटी में होता है, उसको तो आपने फोरग्राउंड किया ही नहीं, आपने तो उसको आगे लाया ही नहीं। और इस बात से तो नहीं होता कि हम उन एक हाथ में कंप्यूटर दूसरा हाथ में कुरान फैला देंगे, कुरान दे देंगे, इससे तो होता नहीं है। उनके हाथ में कंप्यूटर रिमोट सेंसिंग पहले ही था, उन्होंने उस बेसिस पर वार्निंग दी थी। ये कैसी बड़ी विडंबना है। और आप पॉलिटिक्स में उनको कह रहे हैं कि हम अब देंगे, उनके पास तो रिमोट सेंसिंग सिस्टम था। तो इस तरह की हिपोक्रेसी से, इस तरह के पाखंड से, ये इंडियन स्टेट का, ये नहीं कहूंगा, ये परपेचुएटेड है, ये शुरू से ही इंडियन स्टेट ऐसा ही रहा। इंडियन स्टेट इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। जहां इंडिया दैट इज भारत हो, पार्ट को होल पर डोमिनेट कराया जाए, वहां तो भस्मासुरी होती। तो सीधी सी बात है, तो फिफ्थ कॉलम नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? आप तो, जो मैं कल पाकिस्तान का सपोर्ट करूंगा, तो मैं भी तो इंडिया दैट इज भारत का प्रोडक्ट हूं ना। मैं कल कहूंगा कि पाकिस्तान तो बेचारा अच्छा नेशन है, हमारे तो भारत ही जुल्म कर रखा। तो इंडिया दैट इज भारत की जो कॉन्शियसनेस है, वो हम अपने पॉलिटिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर से जुड़े हुए हैं। तो हमारा नॉमेनक्लेचर, वो नॉमेनक्लेचर हमको बनाता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इंडिया है या भारत है। हम इंडिया होने की कोशिश करते हैं, बड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, फिर कहते हैं कि कभी तो भारत भी होना चाहिए, भारत हमें भीतर से खींचता है। ये हमारा साइकोलॉजिकल डिलेमा है। हम इस साइकोलॉजिकल डिलेमा से ही फिफ्थ कॉलम पैदा होता है। आपके पास स्पष्ट नहीं है कि आपकी कंट्री क्या है। तो आप अगर देखेंगे, मैंने एक अभी वो कुछ टाइम पहले देखा था कि ये जो क्या है, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात थे, तो मैं आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था क्लियर देखिए प्रियम्बल क्या है। Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah, and the authority is to be exercised by the people of Pakistan. क्लियर है, कंट्री के मामले में वो बिल्कुल क्लियर है that sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him. उनके पास क्लियर है। हम तो अपने संविधान में भगवान का धन्यवाद भी नहीं कर पाए। तो ये समस्या है। ऐसी समस्या में फिफ्थ कॉलम पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? आपने रिस्क आर्टिकल 370 किया था, 370 हट गया, तो अब उसको रिप्लेस कर दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट उससे भी ज्यादा दे रही है कश्मीर को, नोट है। जबकि जम्मू, देखिए जम्मू की जो कंटिन्यूटी वो कश्मीर को प्रिजर्व करने की कंटिन्यूटी है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स को प्रिजर्व करने की कंटिन्यूटी है। उस कंटिन्यूटी को इग्नोर किया जा रहा है और बॉर्डर्स को अनसेफ रखने की कंटिन्यूटी को परपेचुएट किया जा रहा है। तो आपका कश्मीर भी इरोडेड है। अब कश्मीर की जो कॉन्शियसनेस है, कश्मीर को बचाया किसने, इंडिया के साथ लाया किसने? वन एंड द ओनली वन, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल, और द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ जम्मू कश्मीर, आर्मी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो नहीं करते, वो 3 दिन एंगेज नहीं रखते एनिमी को, तो आप इंडियन आर्मी को कहां कैसे उतार सकते थे? तब तक तो श्रीनगर पहुंच गए होते। मेरे पिताजी यहाँ नई सड़क से जब हम जाते थे सत्तू बरबरशा की तरफ, वजीर कोचा होता था, तो वजीर कोचा में उस घर, वहां उनका ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता था, बड़ा सा रेजिडेंस अंदर है, अंदर फोर्टिफाइड जैसा रेजिडेंस। वो मुझे उसको नमस्कार करवाते थे, कहते हम इनके कारण बचे, क्योंकि वो श्रीनगर आते, हमारे माँ बाप के साथ क्या होता किसको पता। तो ये कॉन्शियसनेस का इरोजन स्टेट जो करता है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है। आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपके एक इरोडेड कॉन्शियसनेस है, इंडिया दैट इज भारत, दिस इज इरोडेड कॉन्शियसनेस। पार्ट को होल पर डोमिनेट किया गया है।
एक कॉलोनियल पार्ट को एक कल्चरल कंटिन्यूटी पर डोमिनेट किया गया है। आपका प्लेस कैसे बचेगा? इस कॉन्शियसनेस से तो आपका प्लेस बचेगा। आपको एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए था। तो ऐसे बहुत से, अब देखिए 1889 में मोंटाना का कॉन्स्टिट्यूशन बना, मोंटाना का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें भी वो भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हमें लिबर्टी दी गई है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को, मोंटाना जो 4th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो उसमें किसी ने भी, हमारे संविधान को पढ़ने वाले जो लोग थे उन्होंने तो बहुत सारे संविधान पढ़ के ही हमारा संविधान बनाया, लेकिन मोंटाना का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने नहीं लिया। वो भगवान का धन्यवाद करना ही नहीं चाहते थे, जबकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह को ही सब कुछ मानता है। तो आप कॉन्शियसनेस के टर्म्स में, अब देखिए यहां जो इंडियन सेक्युलरिज्म की बात, जब यहां इंडियन सेक्युलरिज्म भी ऐसा ही है, वो भी पार्ट को होल पर डोमिनेट करवाता है। आपको, अब सेक्युलर है, आपको सब इन कम्युनिटीज को मिलजुल कर रहना, इक्वलिटी से रहना है। लेकिन वो कम्युनिटी क्या इक्वलिटी से रहती है? वो तो राजा मानते हैं, बादशाह मानते हैं। जैसे वो कम्युनिटी जो है वो भी तो एक हमारी कॉन्शियसनेस का पार्ट ही है। तो हमें ये याद नहीं रखना है कि उन्होंने हम पर कौन से जुर्म किए हैं, हमें ये याद नहीं रखना है कि क्रिश्चियंस ने इंक्विजिशंस किए हैं। तो यही कॉन्शियसनेस चल रही है, यही इंडिया, दैट इज भारत वाली, पार्ट को होल पर डोमिनेट करवाने वाली। सेक्युलरिज्म भी पार्ट को होल पर डोमिनेट करवाता है। कश्मीरियत भी पार्ट को होल पर डोमिनेट करवाती है। तो आप तो बच ही नहीं सकते ना, आपका प्लेस तो बच ही नहीं सकता ना। इसमें क्या, इसमें आप करेंगे क्या? आपके पास जब तक संविधान है, जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका प्लेस तो बची, ये इरोड होता रहेगा, इरोड हो रहा है। एज सिंपल एज दैट। जी दिलीप जी, आपने बड़ी स्पष्टता से इसको कहा, कैसे निरंतरता को तोड़ा जा रहा है, हमें मूल तक जाना है, उसको आगे ले जाना। लेकिन अब जैसे ये संदर्भ बन रहा है, अब इसी बात को थोड़ा आगे ले जाऊंगा, क्योंकि हमने कश्मीर से बात शुरू की, उसको केंद्र बिंदु मानकर चले। जहां तक कश्मीरी पंडितों के जाने का सवाल है, हम तो इसको संस्कृत हिमालय मानते हैं, कश्मीर मंडल को हम, जैसे लोग कहते हैं, वो है ही। जी बिल्कुल बिल्कुल है। तो उसमें मैं कह रहा हूं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि इसी डिस्कोर्स से जो आपने बात की उसी में जोड़ूंगा कि ये हमारे दिमाग में डाला गया कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसका कहना ही मतलब है कि कुछ आप गड़बड़ फैला रहे हो। दूसरी बात, मैं कहता हूं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का मस्तिष्क है और नर्वस सिस्टम है, उस पर आपने चोट कर दी और उससे पैरालाइज हो गया पूरा भारत। अब इस संदर्भ में जब कश्मीरी पंडितों का हैबिटेट, उनका सारा एस्थेटिक्स, प्लेस कॉन्शियसनेस बिगड़ गया, जब ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, रिहेबिलिटेशन हो जानी चाहिए, तो ये एम्प्लॉयमेंट के साथ रिहेबिलिटेशन को जोड़ना, ये कितना आत्मघाती है। और जेनोसाइड को डिनाई करने की प्रक्रिया इसी से जुड़ती है कि आप क्या करवाना चाहते हो, आपकी क्या मंशा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जब ये एक तरह से, इसको हम कहेंगे कि आप कह रहे हैं रिटर्न, रिहेबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट अलग चीजें हैं, और आप किस तरीके से एक पूरे जो हमारी जो संस्कृति है, मतलब हम जीती जागती संस्कृति है, उसको अंदर से उनकी आत्मा को शत विक्षत करके आप उनको उनके सामने बिल्कुल परोस रहे हो, जिन्होंने आप पर अत्याचार किए, आपको ध्वस्त किया, और स्टेट ही आपको आपके आताताई के समक्ष ले जा रहा है कि लीजिए, ये तो उस समय बच गए थे, अब आप इनको ग्रास बना लीजिए। आप इस पर क्या कहेंगे? आपने तो मेरे मुख की बात छीन ली। ये सवाल है कि एम्प्लॉयमेंट लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। जब हम कल्चरल कंटिन्यूटी में, अपनी बायोग्राफिकल कंटिन्यूटी में जाते हैं, हमारा जो इस प्लेस पर बायोग्राफिकल फुटप्रिंट है, वो फुटप्रिंट खत्म कर दिया गया हमें कश्मीर से निकाल के। जो प्लेस हमारे दिमाग में बसा हुआ है, जो हमको बनाता है, जिसको हमने बनाया, तो उस बायोग्राफिकल फुटप्रिंट को मिटा दिया गया। और जिन लोगों ने मिटा दिया उस बायोग्राफिकल फुटप्रिंट को, तो उसी बायोग्राफिकल फुटप्रिंट को मिटाने वालों के पास हमें भेजा जा रहा है। तो उसी बायोग्राफिकल फुटप्रिंट को मिटाने वालों के पास हमें भेजा जा रहा है, किस आधार पर? एम्प्लॉयमेंट देकर। कि एम्प्लॉयमेंट तो दी गई ना, तो वो
देखिए, ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वाली बात है। आप अगेन वही रोग जो भारतीय राजतंत्र में है, भारतीय राज व्यवस्था को होल पर डोमिनेट करवा देना। इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, आपको नौकरी देकर वहां भेजा जाएगा उनके पास जिन्होंने आपका बायोग्राफिकल फुटप्रिंट खत्म कर दिया। तो सिर्फ आपको रिहेबिलिटेशन के लिए सिर्फ इकोनॉमिक पार्ट को आपके इकोनॉमिक पार्ट को लिया गया, बाकी पार्ट्स इग्नोर कर दिए गए। आपकी कल्चरल कंटिन्यूटी, आपकी प्लेस कॉन्शियसनेस की कंटिन्यूटी, आप प्लेस को जो आप मीनिंग्स आप देते हैं, आप जिसके लिए आपका वहां रहना जरूरी है, तो आपको आपका वो खत्म कर दिया गया। मतलब इंडियन स्टेट ये इमेजिन ही नहीं कर सकती कि आदमी का होल क्या है, आदमी की होल एग्जिस्टेंस क्या है। उनके पास ह्यूमन एग्जिस्टेंस का आइडिया ही नहीं है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस बेसिकली प्लेस से, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज बेसिकली प्लेस्ड। When your place is eroded or you are taken out of your place, you are finished, you are nothing. तो आप प्लेस्ड हैं ही नहीं। आप कश्मीरी शैव शास्त्र की बात करें तो वहां नियति को, नियति जो षटकंचुक में आता है, नियति का जो तत्व है वो प्लेस है। वो उस जो पूरा जो बिंदु आवृत्ति है, पूरी जो आवृत्ति है, उसका संकुचित रूप है, जहां अगर आप प्लेस से ही ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, आप प्लेस आपके भौतिक अस्तित्व का, आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस का अंतिम बिंदु है, जहां आपकी कला फलती फूलती है, जहां आपकी विद्या, आपका सारा ज्ञान फलता फूलता है। तो आपको वही खत्म कर दिया गया। आपको केवल इकोनॉमिक एंटिटी बना के वहां भेजा गया ताकि आप अपने ये दिखाया जा सके कि आपके आतताई, ये आतताई नहीं, ये तो दोनों लोग मिले जुले हैं, है पार्ट को होल पर डोमिनेट करने की, इस हमारी कॉन्शियसनेस को पार्ट को, ये रोग है, ये कैंसर है जो इंडियन पॉलिटी में फैला हुआ है। इंडियन पॉलिटी मतलब ये तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो दिस कंट्री विल नॉट सर्वाइव। आप तो कश्मीर की बात करते हैं, तो यही है, आप पार्ट को होल, आपको पार्ट को एम्फसाइज करना चाहिए। यही अगर देखा जाए हमारा जो होमलैंड का कंसेप्ट है, होमलैंड का कंसेप्ट हमारे होल को देखता है, हमारी होल हमारी बायोग्राफिकल कंटिन्यूटी को देखता है। तो यही बात है। तो होमलैंड का कंसेप्ट जो है, ये हमने यही तो किया, हमने बायोग्राफिकल कंटिन्यूटी को जो युगों से, सती सर के टाइम से, जब सती सर आया, कश्यप ऋषि ने सती सर निकाला, पॉइंट टाइम से हमने अपने स्थान को देखने की कोशिश की है। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ नौकरी देकर वहां भेज रही है और कह रही है नौकरी तो आपको दे दी अपने प्लेस में, आपने दिस इज रिहेबिलिटेशन। ये तो बहुत बड़ा पाखंड है। तो ये पाखंड क्या है? ये अपने प्लेस को खत्म करने के साथ आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि दूसरे प्लेसेस में ऐसे खत्म किए जा सकते हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली के किसी एरिया से किसी को निकाला दिया गया, वहां नौकरी, जहां मुस्लिम डोमिनेंस बढ़ गई, वहां नौकरी देकर किसी आप तो हिंदू मुस्लिम एकता हो गई। वाह, धन्य है ये सरकार नहीं, मैं इसी सरकार को क्यों कहूं, ये हमारी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है, हमारी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की कंटिन्यूटी है। यही सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये या तो इस सरकार को कुछ ऐसा स्टेप ले कि संविधान बदल दे, नहीं तो इस संविधान की कसम खाएगी तो यही करना पड़ेगा। आपको लोगों को उजाड़ के उनको आर्टिफिशियल पाखंडपूर्ण मक्कारी से उनको रिहेबिलिटेशन कराने के लिए, ये संविधान ही ऐसा है, क्योंकि उसमें इंडिया दैट इज भारत है। ये बहुत छोटी बात बताई जा रही है, लेकिन इंडिया दैट इज भारत बहुत बड़ा कैंसरस सेल है हमारे उसमें। ये आप कीजिए, अगर आप बचा सके तो बचा दीजिए। मैंने आपको बताया कि कश्मीर में कैसे भस्मासुरी वृत्ति को भारत सरकार, भारत का पॉलिटिकल सिस्टम में, यही सरकार की बात नहीं कहूं, पॉलिटिकल सिस्टम वाटर टाइट रख छोड़ा है, लेकिन अपने ही वहां के साइंटिस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देके आप अलगाववादियों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ये तो होगा ही ना। जी, बिल्कुल स्पष्टता से आपने कहा कि ये जो इंडिया दैट इज भारत एक छोटी बात नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता देश के, वो क्या समाज, क्या राजतंत्र, क्या अब तो वो पूरी तरह से एक वायरस बन चुका है जिसका शायद कोई वैक्सीन भी नहीं होगा आज की दौर में। तो कहने का मतलब ये है, बिल्कुल, अब
आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात को छेड़ा कि आपने कहा इस चीज को रिवर्स करने के लिए, इस प्लेस कॉन्शियसनेस को बचाने के लिए, जिसमें रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड भी आता है, रेस्टिट्यूशन भी आता है, और उसके बाद अपनी सत्ता अपने हाथ में ही नहीं, बल्कि जिसकी आपने बात की होमलैंड की, होमलैंड इसी चीज को रिवर्स करने का बीज भी नहीं है, मैं कहूंगा सूत्र भी है और शस्त्र भी है, और एक हम कहें कि जिसके अंतर्गत ये केवल कश्मीर बचाने की बात नहीं है, भारत बचाने की बात है। तो इसको तो नकारा जाएगा, क्योंकि महर्षि अरविंद कहते हैं जब भी आप कोई सात्विक काम करते हैं, उसके विपरीत आपके समक्ष जो है विपरीत परिस्थितियां और शक्तियां काम करती हैं, लेकिन ये चीज होनी ही होनी है, जो सात्विक है, सार्थक है, जिसके पीछे पारमार्थिक शक्ति है लगी हुई है इसके पीछे। लेकिन कहने का मतलब ये है, आज की डेट में अगर इस जिसको हम मार्गदर्शन कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये सारा मंत्र रचा गया, भारतीय राजतंत्र, भारत की जो राजनीति है, इंडियन पॉलिटिकल क्लास अक्रॉस लेफ्ट, राइट और सेंटर, जिसका एक पॉलिटिकल कंसेंसस है नेशन को समाप्त करने का, लेफ्ट, राइट, सेंटर में, अगर इस सूत्र पर काम नहीं करती, इस सूत्र को अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकती कि ये वो बुलवर्क है, बुलवर्क ही नहीं, एक सुरक्षा कवच है, जिससे आप भारत जिसे हम भारत कहते हैं, उसके बचाने का शायद अंतिम सूत्र है। उसके बाद आप बैल्कनाइजेशन को नहीं रोक सकते। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम पार्ट को होल बना देते हैं। होमलैंड का कंसेप्ट होल पर एम्फेसिस देता है, और भारत में इस समय किसी भी समुदाय के पास ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है, ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है जो प्लेस की कॉन्शियसनेस को इस तरह से विजुअलाइज करे। किसी के पास कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किस तरह से प्लेस को जियोग्राफिक बना दिया है। ये पार्ट को होल पर डोमिनेट करने की वही प्रवृत्ति है। देखिए, राजसत्ता की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रवृत्ति कहां कहां परमिएट करती है। आपने ज्योग्राफी, जो भी भारत में रहता है वो हिंदू है, तो भारत को, हिंदू को एक ज्योग्राफिकल एंटिटी बना दिया, एक कंटिन्यूटी, एक बायोग्राफिकल कंटिन्यूटी जिसका फुटप्रिंट भारत पर पड़ा है, ये नहीं माना। तो देखिए रिग्रेशन कैसे होता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिग्रेस कैसे करवाता है। यही पॉइंट इंडिया, दैट इज भारत के पीछे जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस किस तरह से परमिएट होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन, वो भी यही कहता है। ये देखिए, कहते हैं ये कई बार मैंने जो अपने संघी भाई हैं उनसे भी सुना कि ये भारत का संविधान गलत है, लेकिन वो संविधान के अनुसार ही चल रहे हैं, क्योंकि स्टेट वही, जब वो स्टेट के साथ जुड़ गए, एक संघ एक सांस्कृतिक संगठन था, जब वो स्टेट का हेल्पिंग संगठन बन गया तो स्टेट का पार्ट बन गया, वो उसी संविधान के अनुसार चलेगा। तो सवाल ये है कि जब उनके पास भी राष्ट्र के लिए इसकी प्लेस कॉन्शियसनेस की कंटिन्यूटी, बायोग्राफिकल कंटिन्यूटी को बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो एक ही हमारे पास पूरे इंडिया में एक ही हमारे पास ये आइडियोलॉजी है, एक ही थॉट की करंट है, वो है होमलैंड। कि सिर्फ एक बात के लिए कि आप पहले तो अपनी सैक्रेड जियोग्राफी को एम्फसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि हम तो वहां से हैं जहां से सती सथा युगों पहले से हैं, हम होलनेस हैं, हम उसका पार्ट नहीं है। और आपका संविधान ऐसा ही करेगा, वो आपको तो, वो आसानी से होमलैंड को तो होने नहीं देगा, और होने नहीं देगा तो मरेगा। ये सिंपल, मैं, ये सीधी सी बात है, होने और मर रहा है, खत्म हो रहा है। आप बताइए, आप चीन को हरा सकते हैं, आप सबको पाकिस्तान को आप हरा सकते हैं, पाकिस्तान पर हमारी सेना बहुत ही सक्षम सेना है, और मगर सिर्फ सेना आपकी ये प्लेस की कॉन्शियसनेस का पार्ट, सेना वो प्लेस की कॉन्शियसनेस का पार्ट है। वो प्लेस, सेना आपकी बॉर्डर्स को डिफेंड करती है, आपके प्लेस के फिजिकल बॉर्डर्स को डिफेंड करती है, आपके जो कॉन्शियसनेस के बॉर्डर्स हैं उस पर तो आपको खड़ा होना है, और आप उन्हीं बॉर्डर्स को ध्वस्त कर रहे हैं।
अपने और वो आपके संविधान में है, तो ये तो होगा ही ना, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। ये आपने बड़ा स्पष्ट कर दिया। अब आने वाले समय में जैसे हम देख रहे हैं कि सत्ता में, जैसे मैं एक बात कहूंगा, जैसे अभी ये सत्ता आई 2014 में, बड़े मतलब लोग हर्षित थे। लोगों ने कहा कि ये रिनाइसेंस का मैंडेट है, ये मैंडेट रिनाइसेंस का है, जो प्लेस कॉन्शियसनेस की बात थी। इसी संदर्भ में लोगों ने समझा, जनता ने समझा, और 2014 में और दोबारा जो रिपीटेड मैंडेट हुआ, ये रिनाइसेंस का मैंडेट था, जिसे हम हिंदू रिनाइसेंस कर लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। लेकिन जो लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, उन्होंने कहा ये तो बेसिकली डेवलपमेंट का मैंडेट है। मतलब देखिए, तो ये बेसिकली रिनाइसेंस का मैंडेट था, और उसको डाइवर्ट करने का जो प्रयास हुआ, इससे जो लोगों ने आशाएं नहीं बल्कि अपनी आहुति दी इस मैंडेट के पीछे कि ये हिंदू रिनाइसेंस का मैंडेट है, हमें खुलकर बात करनी चाहिए। और वो मैंडेट जब आप उसकी परिभाषा बदल के ये कर दें कि ये मैंडेट रिनाइसेंस का नहीं, डेवलपमेंट का है, तो फिर हम इसको कैसे देखें? क्या ये मजबूरी है कि या ये विकृति आ गई कहीं पर, जिसके कारण वही हमें विकृति, ऐसा सुनने में लगता है। पार्ट डोमिनेटेड ऑन द होल, वही विकृति है। ये देखिए कैंसर का, आपने तो कैंसर का एक पक्ष छोड़ा, कैंसर कहां कहां फैल रहा है। आप देखिए, इट वॉज अनडाउटेडली हिंदू रेनेसां। आपने किस आधार पर वोट दिया? आपने मोदी जी को जो ये कहा कि मोदी जी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि उन्होंने एक काउंटर हिंदू फोर्सेस पर असॉल्ट किया था, उन्होंने उनको काउंटर असॉल्ट दिया था। दिस वाज अ बेसिक थिंग। मोदी जी का डिस्कोर्स भी बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप फिर क्या किया? मोदी जी ने बहुत जबरदस्त कदम उठाए, 370 हटाया, ये सारी चीजें, राम मंदिर बनवाया। अब देखिए, ये दोनों चीजें जो है, 370 हटाना, एक जो वहां की कंटिन्यूटी पर, कश्मीर की कंटिन्यूटी पर जो एक मुस्लिम हिस्ट्री का पार्ट था, उसके आधार पर वहां जो डोमिनेंस मुस्लिम का 370 का, उन्होंने इसको खत्म कर दिया। तो ये बेसिकली उस पार्ट पर अटैक है, ये हमारी कंटिन्यूटी को रिस्टोर करने की कोशिश है। ब्रिलियंट कदम था, बहुत जबरदस्त कॉन्शियसनेस थी। अब राम मंदिर की नींव रखना, राम मंदिर की नींव रख के आपने क्या किया? ये इस्लाम का बेसिक टेनेट है कि आपको काफिरों के स्थान को ध्वस्त करना है, उसको खत्म कर। इतने सारे मंदिर, इतने सारे गिरजे, अभी हाल ही में एर्दोगान ने 400 साल पुराना गिरजा तोड़ा। ये जिहाद है, सीधी सी बात है, इसमें जिहाद है, ये आपको एक्सेप्ट करना, कोई नफरत की बात नहीं है, वो तो ये करेंगे ही, उनका धर्म कहता है, तो ये कोई उनसे कोई नफरत की बात नहीं, वो करेंगे ही, उनका वे है, ये करेंगे। अब वो हमको खराब लगता है, उनको तो अच्छा लगता है। तो यहां उसका रिवर्सल कर दिया गया, जहां आप तोड़ा वहां हमने फिर बना दिया, हमने रेस्टोर किया, हमने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, क्योंकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन अब आप देखिए, स्पेस जो वहां पर है, मंदिर का जो स्पेस है, वो स्पेस हिंदू स्पेस था, उसको मुस्लिम्स ने ध्वस्त कर दिया, हमने उसको रेस्टोर कर दिया। लेकिन वहीं कुछ दूरी पर हमने उनको 5 एकड़ जमीन दे दी, वहां मस्जिद बनाओ। तो स्पेस के टर्म में हमने गेन क्या किया? हिंदू स्पेस के टर्म हमने उनको, आप, ये डेवलपमेंट का पैराडाइम है कि आप अपना दूसरी जगह डेवलप कीजिए, हमको ये दे दीजिए, हमारा था। तो आपने स्पेस के टर्म्स में गेन क्या किया? आप जानते हैं कि मस्जिद बनेगी तो उसके साथ पूरा इकोसिस्टम एकदम बन जाता है। तो मंदिर से आप क्या कर रहे हैं? मंदिर से आप क्या कर रहे हैं? आप इस समय हर एक से दान मांग रहे हैं। ये भी कहा गया कि जो राम को इमाम हिंद माने वो भी दे सकता है दान। आपने इसको सेक्युलर एंटिटी बना दिया। तो मंदिर का बनना, उसकी नींव पड़ना, इट्स ए पॉलिटिकल टैक्ट, वेरी पॉलिटिकल। जबकि मुसलमान जहां मस्जिद बना रहे हैं, वो किसी भी तरह से किसी से भी दान नहीं मांग रहे हैं,
उसको सेक्युलर एंटिटी नहीं बनाना चाहते। ये साफ क्लियर है। 5 एकड़ में वो भव्य मस्जिद बनाएंगे, राम मंदिर भी भव्य बनेगा, बड़ा पैसा आ रहा है, भव्य मस्जिद बनाएंगे, लेकिन इट इज विदाउट एनीबॉडी सपोर्ट। उनकी मस्जिद जो वहां बनेगी वो टैक्टिकल एंटिटी नहीं है। तो यहां फिर से एक बात है, आपने वही सेक्युलर पैराडाइम यहां रखा, इस मंदिर को बनाने में भी पार्ट होल पर डोमिनेट कर दिया। फिर से वही बात है। तो जो ये किया जा रहा है, तो मोदी जी ने बहुत सब किया। अब ये बहुत ये अटैक था, अब इसको बात है, ये बेसिक उस मुस्लिम पैराडाइम पर अटैक था जो कि उन्होंने किया था। ये जिहाद पर अटैक था। कश्मीर और इस राम मंदिर का बनना 317 का, दोनों जिहाद पर अटैक थे। ये इट वाज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, वेरी करेजियस ये स्टेप्स थे मोदी जी की तरफ से। लेकिन अब मोदी जी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, ये सब शांति से निपट जाए। अब पहले आप वॉर डिक्लेयर करते हैं, फिर शांति की बात करते हैं, फिर शांति से। अब ये चीज डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट एक पार्ट है। आपने फिर डेवलपमेंट को, वो राष्ट्र निर्माण की चीजें थी, अब डेवलपमेंट के पैराडाइम को धीरे धीरे, जब वहां से रिएक्शन आया तो आपने डेवलपमेंट के पैराडाइम को धीरे धीरे हावी करना शुरू कर दिया। पार्ट को, डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो पार्ट को आपने होल की प्लेस की कंटिन्यूटी पर डोमिनेट कर दिया। वही पैराडाइम है, वही कैंसर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट को होल पर करने का। वही पैराडाइम यही यहां भी हो रहा है, राम मंदिर में वही हो रहा है, कश्मीर में 370 के बाद भी वही हो रहा है। पार्ट को होल पर डोमिनेट, वहां भी अब डेवलपमेंट दी जा रही है कश्मीर में, है कि आप डेवलपमेंट से यू कैन नॉट विन देम ओवर। क्योंकि कहीं भी वर्ल्ड में आज तक, आप यूरोप में देखिए, नोबडी हैज बीन एबल टू विन देम ओवर। उनके हार्ट्स को, उनके हृदय का परिवर्तन कहीं भी किसी ने कोई नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया। तो ये सही, वो जो आपने कहा, ये वही कैंसर है। क्या इंडिया, दैट इज भारत। दिलीप जी, आपने बिल्कुल स्पष्टता के साथ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमने इसको, जैसे जिस निष्कर्ष तक आपने पहुंचाया, और बिल्कुल एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ हमने जैसे कंक्लूड भी किया कि जहां से शुरू किया वहीं पहुंचे। आप कान यहां से पकड़े या यहां से पकड़े, बात वही है कि ये जी, उसमें भारत दैट इज इंडिया, जब तक ये डिस्कोर्स में समझ नहीं आए इंडियन पॉलिटिकल क्लास के, जिसमें हम लेफ्ट राइट सेंटर जो मर्जी कर लीजिए, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। कोई और परिवर्तन जब नहीं आ तक सकता, कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। और इस संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि आने वाले समय में अगर ये इंटरनलाइजेशन नहीं हुई इंडियन पॉलिटिकल क्लास से, मुझे लगता है जनता में थी और 2014 का मैंडेट तभी गया, लेकिन पॉलिटिकल एग्जैक्टली क्लास में, जनता में थी लेकिन इंडियन पॉलिटिकल क्लास में नहीं आ रही। जिस दिन ये होगा, उस दिन भारत दैट इज इंडिया जब होगा, स्टेट और नेशन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये तभी ध्वस्त होगा। तभी जिस भारत की हम बात करते हैं, जिस इकोसिस्टम की आपने बात की, जिस प्लेस कॉन्शियसनेस की बात की, तो कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर कह लें, वो एक बीज है। और होमलैंड का कंसेप्ट भी वही बीज है। इस त्रासदी में ये बीज बचा हुआ है, और इस बीज को अंकुरित करना, उसको पल्लवित पोषित करना, यही बेसिकली इस हमारे जो आपस में डिस्कशन का यही जो निष्कर्ष निकलता है कि जितना हम उस बीज को नॉरिश करेंगे, उतना शायद ये प्रकाश से विमर्श की ओर जाएगा, जिसको हम शैव भाषा में कहते हैं। प्रकाश और विमर्श बिल्कुल का बिल्कुल जब तक समन्वय नहीं होगा, तब तक अशिव ही पलता रहेगा। और जब तक अशिव होगा, शिव अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन हमें लग रहा है कि ये जो तांडव नहीं कहूंगा, शिव अपने रूप में इसको एक बार फिर प्रस्फुटित करेंगे। उनके उन्मेष निमेष से ही ये काम होगा, ये सीधे लग देखिए, रहा है। अब ये व्यवहारिक शिव शक्तियों के आत्मा हाथ ही में है। नहीं है, ये पारमार्थिक शक्तियों के हाथ में ही है, और पारमार्थिकता से ही इसका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर प्रणाम करते हुए आपसे विदा लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।